जी गाइस, लेक्चर नंबर 29 के साथ डॉक्टर सरफराज अली अगेन। तो हम पढ़ रहे थे डाइवर्जेंस। हमने अभी पिछली स्लाइड में हमने डाइवर्जेंस पढ़ा है, डाइवर्जेंस ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर एंड कंट्रावेरिएंट वेक्टर। तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंस इन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इन जनरल फॉर्म पढ़ते हैं। अभी जैसे हम फार्मूला करके आए हैं उसी फार्मूले के मुताबिक दोबारा वी नो दैट द डाइवर्जेंस ऑफ कोई भी आपके पास जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर है ए आई, जिसके इक्वल है 1/g² पार्शियल पार्शियल एक्स एम के g² ए एम। ये हमारा फार्मूला है। आप इस फॉर्म में लिख दें या मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ इसको, जैसे अभी आपने पहले लिखा हुआ था उसी फॉर्म में एक दफा लिख ले, या याद रखने के लिए जैसे भी आप बेहतर समझे। ये आपने लिखा हुआ था 1/g², और यहाँ पे ब्रैकेट कर दें। ये आपके पास था g² ए एम, और आपने यहाँ पे कॉमा एम लिखा हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ उसकी नोटेशन चेंज करके ये कॉमा एम को हमने पार्शियल एक्स एम की फॉर्म में। ओके, तो अब यहाँ पे ये जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, ये वाली टर्म जो एम एम है, इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो एक्सपेंड करने में ये जो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसके मुताबिक आप इसको वेरिएशन दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन जो है वो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो फिर ये 1 1 और 2 2 तक आता है। ये यहाँ पे हमने ऊपर लिखा हुआ है सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, तो ये हमारे पास 3 तक इसकी वेरिएशन आ गई, 1 2 3। तो आप ये जो वेरिएशन 3 तक ले रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये हमें 4 5 6 7 कहा हो, कितने भी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिए हो, हम उसके मुताबिक इसकी वेरिएशन चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे ये 1 लिखने का मतलब ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 आ जाएगा। ओके, तो अब कहते हैं जी हम इन जनरलाइज्ड फॉर्म में फाइंड करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कैसे आता है। इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वही है आपके पास जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मीट्रिक है, वो अभी हम लास्ट पेज पे लिख के आए थे, d² इज इक्वल टू। तो यहाँ पे भी अगर कहें मैं लिख देता हूँ जी जो है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। चलो यहाँ मोड में लिखा हुआ है, मैं मोड में लिखने की बजाय ये जो जी है स्फेरिकल में हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, मैं ए बी के साथ लिख देता हूँ। आई जे भी लिख सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। ये आपके पास जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसमें जो आपकी मीट्रिक है वो किसके इक्वल होती है, 1 0 0, और यहाँ पे 0 r² 0, और ये अगेन 0 0 1। आपके पास जो स्फेरिकल मीट्रिक है, सॉरी सिलिंड्रिकल मीट्रिक है, वो इस फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे उसने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दी हर एक एक चीज। कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ पे देखिएगा ये जो टर्म है ये आपकी G11, मैं यहाँ पे इसको एरो के साथ मूव करके बता देता हूँ। ये टर्म जो है ये G11 होगा, ये r² जो है मैं इधर लाइन लगा के लिख देता हूँ, ये आपका G22 होगा, डायगोनल एंट्री है। ये जो टर्म है ये आपकी G33 है। तो बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है। तो यहाँ पे भी देखिएगा वही लिखा हुआ है G11 इज 1, G22 इज r², G33 1 के, एंड Gij इज इक्वल टू 0 इफ I नॉट इज इक्वल टू G। तो मीन I नॉट इज इक्वल टू J का मतलब क्या है, नॉन डायगोनल। तो आपकी हर नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो 0 है। तो अब यहाँ पे इसका ये इन जनरल फॉर्म लिख रही है G इज इक्वल टू Gij का मॉड जो है आपको डिटर्मिनेंट ले रहे हैं।
तो आपने लाइन सीधी कर दी, आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब यहाँ पे इस टर्म का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जैसे कि हम पिछले स्लाइड में, पिछले लेक्चर में इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, वही दोबारा लिखना है। तो आप लिख दें, वैसे यहाँ से देखने से पता चल रहा था इसका डिटर्मिनेंट आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिएगा 100 आपने पूरा डिटर्मिनेंट लिखा है एज इट इज, और ये आपकी डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हो गई, आंसर आपका आर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें इसका इनवर्स चाहिए था। ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास ये एक भी एंट्री नॉन डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होती, यहाँ पे तो सिर्फ ये डायगोनल है, अगर ये सिंपल वाला मैट्रिक्स होता तो हम इसका इनवर्स फाइंड करते और हर कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करते। वो हमें 3/3 का मैट्रिक्स होता तो इनवर्स फाइंड करने के लिए या तो हम इसकी वो रिड्यूस एकिलान फॉर्म के साथ सॉल्व कर लेते इनवर्स फाइंड करने के लिए मीन मैट्रिक्स पे, और वो ऑपरेशन अप्लाई कर देते, उससे इनवर्स आ जाता। या हम सिंपली इसका वो एडजॉइंट फाइंड करते, मॉड फाइंड किया इसका, फिर कोफैक्टर्स फाइंड करते, फिर हम इसका इनवर्स फाइंड कर लेते। तो यहाँ पे ये डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल अगर दिया हो मैट्रिक्स तो इसका इनवर्स, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उन्हीं का रेसिप्रोकल आ जाता है, वही 1 में कर दें तो आपके पास डिटर्मिनेंट का इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट के उसने ये डायगोनल एंट्रीज के तौर पे लिखा है इनवर्स पे, G11 हेड पे है, ये 2 1 और आर स्क्वायर आ जाएगा, D3 1 आ जाएगा, एंड Gij is equal to 0 if I not is equal to J। तो यही आपके पास इसका इनवर्स जो है वो भी सेम है। तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो आपको बेहतर है आप लिखें, ज़रूर लिखें एक दफ़ा। मैं यहाँ पे ये क्या दूंगा आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में जो इसका इनवर्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Gij को इक्वल टू, मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 आर स्क्वायर और ये फिर 1, बाकी सारी एंट्रीज आपकी 0 है। ओके, तो ये आपका आ गया मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में ये जो टर्म दी गई है ये आपकी G11, ये 1/G22, ये G33, तो ये इनवर्स फॉर्म आ गई, इसके इनवर्स आ गए। ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, उसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया। नाउ AI इज इक्वल टू Gij AJ, ये आपके पास इसकी नोटेशन है कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर को आप कोवेरिएंट में कैसे लिखते हैं। Therefore A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आपने I को 1 पुट किया जैसे पहले नोटेशन थे, ये आपने सारे टर्म्स पुट कर दिए। अब ये आ गया इज इक्वल टू G, यहाँ पे ये G11 इनवर्स में क्या दिया हुआ है 1, तो बाकी ये एंट्रीज 0 हो गई, तो हमारे पास ये टर्म बची A1 इज इक्वल टू AR के, ये इसके इक्वल आ गया। ये सेम वही क्वेश्चन है, पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें कंपोनेंट्स दिए हुए थे, यहाँ पे हम ये जनरलाइज्ड फॉर्म में छोड़ देंगे। अब इधर आ जाएं, जब आपने A2 पुट किया तो ये आपके पास 2 1 दिस वन, ये नॉन डायगोनल एंट्री है ये 0 हो जाएगी, ये नॉन डायगोनल एंट्री है ये 0 हो जाएगी। तो G22 आपके पास इनवर्स फॉर्म में दिया हो 1/r स्क्वायर, तो आपने लिख दिया 1/r स्क्वायर A2 इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर A2, और A2 आपके पास क्या है, ये सेकंड कंपोनेंट है, ये A थीटा आ गया, तो आपके पास दूसरी एंट्री ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं जी। नेक्स्ट थर्ड एंट्री इसकी जो है, अब A3 पुट किया जब आपने तो G31, तो यहाँ से फिर वही ये नॉन डायगोनल एंट्री है ये 0 हो गई, ये नॉन डायगोनल एंट्री है ये 0 हो गई, और ये G33 किसके इक्वल दिया हुआ इनवर्स फॉर्म में 1 के, तो ये हमने 1 पुट किया इज इक्वल टू, आपके पास आंसर बचा A3, और A3 एक्चुअली क्या है, ये कंपोनेंट है थर्ड वाले हमारे उसमें वेरिएबल का, तो वो AZ आ जाएगा। तो सो फ्रॉम इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये
वन ओवर आर उसका इनवर्स वो दिया हुआ था 1/g² पार्शियल और पार्शियल आर ए आर प्लस 1/r, ये आर आपके पास ये एक्चुअली चलिए पिछली स्लाइड से बता देता हूँ। ये हमारे पास पिछली स्लाइड में ये मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 लिखी हुई है, ये हम सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये फार्मूला था, ये 1/g² है, ये g² है, a1 है, हमने ये सारे कंपोनेंट भी फाइंड कर लिए, a1 a2 a3 भी फाइंड कर लिए, g² भी फाइंड कर लिया। अब वो सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर बन गया, डाइवर्जेंस ए आई इज इक्वल टू 1/r और ये अब यहाँ पे ये 1/g² जो था हमारा, या 1/r है, ये सारी टर्म में सेम है तो वो हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आर ए आर आ जाएगा प्लस पार्शियल पार्शियल थीटा 1/r, ये आपके पास इस आर से ये आर कैंसिल हो गया तो 1/r बचा, और ये है। तो ये क्वेश्चन भी, ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को भी एमसीक्यूज की फॉर्म में दिया जा सकता है कि ये फार्मूला है आपके पास जो डाइवर्जेंस है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इन जनरल फॉर्म वो किसके इक्वल होगा, तो आपके पास ये आंसर आ जाता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपने अगर ये फाइंड करना हो तो फिर क्या होगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए ये मीट्रिक लिखी हुई है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखी है, आपको वैसे याद होनी चाहिए। इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया r4 sin² थीटा, और इनवर्स का जैसे अभी बताया था ये आपके पास रेसिप्रोकल आ जाएगा हर एंट्री का। तो पहले टर्म है 1 है, उसका 1 का 1 आ जाएगा, दूसरा r² है तो 1/r² हो जाएगा, और जो थर्ड टर्म है वो r² sin² थीटा है, तो ये 1/r² sin² थीटा बन जाएगी, और ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपने 0 लिख दिया। ये आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का जो जनरली फार्मूला दिया हुआ। अब आपके पास कंपोनेंट्स दिए हैं, कंपोनेंट्स हैं कोवेरिएंट में, आप उनको शिफ्ट करते हैं कंट्रावेरिएंट में। ए आई इज इक्वल टू जी आई जे ए जे, यहाँ पे देखिए आप इसकी कॉन्ट्रैक्शन कर दें, जे से जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो राइट साइड जो है, ये जो राइट साइड है, जे से जे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये आई इसके हेड पे चला जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे हम इसके पहले कंपोनेंट फाइंड करेंगे, कंपोनेंट क्या आ जाएगी, a1 इज इक्वल टू, ये आपने यहाँ पे इंडेक्स में ये 1 पुट किया, और फिर देन ये j की जो आपने वेरिएशन दी, तो ये 1 1 2 2 3 3। ओके, अच्छा आपको बुक्स में ये वेरिएशन ये लिखी हुई नहीं मिलती, आपको a1 मीन फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ था तो डायरेक्ट यहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बनता है जी, ये डायगोनल एंट्री है, आंसर 1 गिवन है, ये नॉन डायगोनल है, ये 0 है, ये नॉन डायगोनल है, ये 0 है, आपने वो सारी एंट्री 0 पुट कर दी, फर्स्ट टर्म हमारी a1 आ गई, तो a1 इज इक्वल टू ar, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट आ गया। सेकंड कंपोनेंट है a2 पुट किया यहाँ पे, तो ये 2j aj, तो ये j से j जो है इन दो को आप कॉन्टेक्ट करें, सॉरी इन दो को आप वेरिएशन दे 1 1 2 2 और ये 3 और 3। अब यहाँ पे फिर से पहले की तरह ये नॉन डायगोनल एंट्री 0, ये नॉन डायगोनल एंट्री 0, तो आपके पास बचा G22 था 1/r², और a2 लिख दिया आपने, ये रमाई 1/r² a2। अब यहाँ पे ये जो a2 है ये आपका सेकंड कंपोनेंट है, ये एक थीटा आ गया, a3 इज इक्वल टू G3 j इज इक्वल टू G31 a1, और फिर वही वेरिएशन, ये नॉन डायगोनल एंट्री 0, ये नॉन डायगोनल एंट्री 0, तो ये G33 है, G33 किसके इक्वल है 1/r² sin² थीटा के, तो a3 मीन a5 आपका थर्ड कंपोनेंट है, तो ये अब आपके पास मैं यहाँ पे आंसर मेंशन कर देता हूँ, ये हमने सेकंड कंपोनेंट है, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, और ये थर्ड कंपोनेंट है। इन तीनों कंपोनेंट्स को और g² जो हमने फाइंड किया हुआ, मीन g² डिटर्मिनेंट जो फाइंड किया है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 जो दी हुई थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा ये आंसर या जो रिलेशन है, thus from equation 1 we get divergence ai is equal to, हमने डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दिया,
ये जी स्क्वायर रूट जो था आपका वो 1/r² साइन थीटा आया। एक्चुअली आपका जो जी है, जो डिटर्मिनेंट है, वो आया था r4 साइन स्क्वायर थीटा के। तो आपने वो जी स्क्वायर रूट यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ पे ये फिर ये टर्म जो है, ये जी स्क्वायर रूट की ए आर आपका कंपोनेंट आ गया। ये सब में सेम है, कॉमन रख लेते ज़्यादा बेहतर था। तो आप भी रखें, इट्स ओके, सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे ये r² थीटा 1/r a थीटा, और ये आपकी थर्ड टर्म। अब यहाँ पे आते हैं, ये 1/r² साइन थीटा, वो पार्शियल r² साइन थीटा ए आर, ये जो साइन थीटा है डेरिवेटिव है हमारा r के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होगा। अगर ये कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है तो ये बाहर ले लें, बाहर आएगा तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी टर्म बच जाएगी 1/r² पार्शियल ओवर पार्शियल r, ये r² ए आर, ये आपके फर्स्ट टर्म आ गई। प्लस सेकेंड टर्म में आ जाएं। अब यहाँ पे हमारा ये r² से ये r² कैंसिल हो गया। यहाँ पे डेरिवेटिव ही साइन थीटा से है, मीन थीटा से है, तो ये हमारी टर्म बच जाएगी यहाँ पे 1/r² साइन थीटा ए थीटा। और यहाँ पे आ जाएं तो ये r² और ये r² कैंसिल हो गया, साइन थीटा से ये एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब डेरिवेटिव फाई से है तो साइन थीटा कांस्टेंट ट्रीट होगा। ये साइन थीटा आपने बाहर लिया तो आंसर आ गया 1/r² साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल और पार्शियल फाई ए फाई। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए आई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म। तो आप इनको ध्यान में रख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप फार्मूले ये वाले याद रख लें, जो कंपोनेंट दिए हों आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें, कंपोनेंट ए आर ए थीटा ए फाई यहाँ पे पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी इसकी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिव वेक्टर। कंजर्वेटिव क्या होता है जी? अ वेक्टर इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ इट्स डाइवर्जेंस वेनिशेस आइडेंटिकली। क्या हुआ? अगर हम किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस ले और वो खुद ब खुद जीरो हो जाए, फिर हम उसे कहते हैं कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल है, प्रूव दैट इन 2 डायमेंशन स्पेस विद लाइन एलिमेंट ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर dx2 स्क्वायर द कोवेरिएंट वेक्टर विद कंपोनेंट x1 cos 2x2 and minus x1 square sin 2x square is conservative। लाइन एलिमेंट आपको ये दी हुई है, अगर आप इसे नोटेशन फॉर्म में लिखें तो ये आपको उसने दी हुई है पोलर कोऑर्डिनेट। कहाँ से पता चल रहा है? आप इसे x1 x2 को अगर r में शिफ्ट करके देखें तो दोबारा आपके पास ये dr² प्लस r² d थीटा स्क्वायर बनते हैं, दो कंपोनेंट हैं। क्या यहाँ पे x1 x2 दिया है, हम उसी को मूव करेंगे। सेंस यहाँ पे ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ds² इज ये आपकी ds² इज इक्वल टू dx1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर dx2 स्क्वायर, ये हमारी मीट्रिक गिवन है। अब इस मीट्रिक को आप पहले लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये बनेगा 1, ये टर्म आ जाएगी 0, इफ इज 0, और ये आपका आ जाएगा x1 स्क्वायर। तो ये आपकी मीट्रिक बन गई। इस मीट्रिक को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब फर्दर आपको इसका इन्वर्स चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है यहाँ पे, वो दोनों अलग अलग लिखी हुई हैं। ये आपका फॉर एग्जांपल हम आई जे में लिखते हैं, तो ये जो टर्म है ये जी मैं आई जे लिख देता हूँ। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अभी इन्वर्स जैसे बताया था कि डायगोनल एंट्रीज हैं तो आपका रेसिप्रोकल में आ जाएगा 1/। अब ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को मैं कहूँगा A1, और ये जो कंपोनेंट है ये A2। तो कोवेरिएंट वेक्टर है, तो आप कोई भी नाम दे दें इसे कोवेरिएंट को, उसको पहले कंट्रावेरिएंट में शिफ्ट करते हैं, फिर आपका सॉल्यूशन आएगा।
यहाँ पे आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा x1 स्क्वायर, और इनवर्स फाइंड करें तो वो आ जाएगा ये सिर्फ ये एंट्री जो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने दोनों कंपोनेंट्स को नाम दे दिए, A1 आपका ये आ गया, A2 ये आ गया। इन दोनों कंपोनेंट को आपने कंट्रा वेरिएंट में शिफ्ट करना है। तो कंट्रा वेरिएंट में क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू G1J, AJ इज इक्वल टू G11 A1 प्लस G12 A2। तो यहाँ पे G11 आपका 1 है, यहाँ पे A1 की आपने वैल्यू पुट कर दी, तो आपका ये जो कंपोनेंट आ गया x1 इज इक्वल टू दिस वन, और ये डायगोनल एंट्री 0। तो यहाँ पे आपने सेकंड में फिर वो A2 फाइंड किया, A2 में आपके पास ये डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो गई, तो ये G2 1 ओवर G1 स्क्वायर, और आपने ये पुट करते तो ये A2 इस माइनस साइन 2x के इक्वल आ जाएगा। तो अब इसका हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, डाइवर्जेंस ए जे इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ए आई के जैसे हमने पहले पुट किया था। अब यहाँ पे उसको फार्मूले में पुट कर दे, 1 ओवर जी स्क्वायर रूट पार्शियल एक्स एम जी स्क्वायर रूट ए एम के, इस एम को वेरिएशन दे दें, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, दो वेरिएशन थे। अब जी स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया हुआ है 1 ओवर जी, 1 ओवर x1 आ गया, और यहाँ पे सारे कंपोनेंट पुट कर दिए। यहाँ पे ये x जो ये x1 है, ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x1 आ जाएगा डेरिवेटिव लेने पे। तो ये आपके पास इसका आंसर ये टर्म और ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गई, आंसर 0 आ गया। तो फिर जो गिवन कंपोनेंट थे हमारे, जो गिवन कंपोनेंट थे कोवेरिएंट वेक्टर के, वो जब हमने उनका डाइवर्जेंस लिया तो आंसर 0 हो। अगर आंसर 0 आ गया तो हम इसे कहते हैं ये जो वेक्टर गिवन था ए आई, जिसके ये दो कंपोनेंट थे, एक ये कंपोनेंट था, एक ये कंपोनेंट था, ये जो वेक्टर है वो हमारा कंजर्वेटिव है। तो इसमें हमने यही प्रूव करना था कि अगर हमारे पास किसी का डाइवर्जेंस इट्सेल्फ 0 आ जाए तो हम उसे कंजर्वेटिव कहें।